इंटर हिंदी। अब लती लघु उत्तर ये प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बातचीत जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। पहला प्रश्न है, बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत का मतलब होता है बोलने का एक ढंग। तो आप जो यह निबंध के रूप में पढ़ रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, तो उत्तर लिखेंगे हम इस प्रकार से। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। पाठ का नाम बातचीत और लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के आकर्षक शक्ति को प्रतिबिंब किया है। यूरोप के लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सी जगत के प्रसिद्ध आर्ट और कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। आप देखते हैं कि राजनेताओं का जो बोलने का ढंग होता है वो कला आम आदमियों के पास नहीं होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के हुनर की बारीकी स्पीच और लेख दोनों में अंतर होता है। लेख जो होता है लिखा रहता है और वक्ता आता है बोल देता है, लेकिन बातचीत एक बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। इस हुनर की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस कला में माहिर व्यक्ति ऐसे चतुराई से प्रसंग को छेड़ता है कि श्रोताओं के लिए बीच कर्णप्रिय अत्यंत ही सुखमय होता है। जैसे आप देखते होइएगा सुहद गोष्ठी इसी के नाम से है। सुहद गोष्ठी की विशेषता है कि वक्ता के वाक चतुरता का अभिमान या कपट कहीं प्रकार का नहीं हो सकता है, अतः बातचीत की सरलता बनी रहती है। इसीलिए कबीर ने कहा, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हों शीतल होए। तो पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा देखिए, बातचीत के संबंध में पेप जोन्स और एडिसन के क्या विचार थे? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। पाठ का नाम है बातचीत और लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। मनुष्य के गुण दोष प्रकट करने के लिए बातचीत आवश्यक है। जब तक आप किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं कीजिएगा उसके गुण और दोष को नहीं सीख सकते हैं। बेब जॉन्स के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है जो सर्वथा उचित है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होता है। आप देखिएगा जहाँ दो व्यक्ति बैठ कर बतियाते हैं वहाँ सार्थक बात निकलता है, लेकिन वहाँ 3 और 4 आदमी हो जाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। अभी अपना एक दूसरे के सामने दिल खोलते हैं, तीसरा की उपस्थिति मात्र से बातचीत की धारा में बदलाव आ जाता है। 3 व्यक्तियों की बातचीत की मनोवृत्ति प्रसारण की यह धारा बन जाती है, मानो उस त्रिकोण की रेखा जहाँ बातचीत के जब 4 व्यक्ति लग जाते हैं तो बिना मतलब का बेतकल्ली बात फॉर्मेलिटी रह जाती है, क्योंकि बातचीत का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जब 2 व्यक्ति अगर आपस में बात करता है तो सार्थक बात निकल सकता है, आप भी देखते होइएगा, लेकिन जैसे 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति हो गया वहाँ पर बात सार्थक नहीं निकलता है। तीसरा प्रश्न है, अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट और पाठ का नाम बातचीत है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक्य शक्ति मनुष्य के लिए वरदान है। अगर मनुष्य के पास बोलने की शक्ति नहीं रहती तो वह अपनी मनोवृत्ति भाव बता सकता था? नहीं बता सकता था। जैसे आप देखिए जानवर का बोली अलग अलग है, क्या उसे हम समझते हैं? नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिस जानवर को हम पालते हैं उसके जब प्यास लगता है या वो भूख लगता है तो उसकी क्रियाओं को हम समझ जाते हैं। अभाव की दृष्टि से गूंगी रहती है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य सुख दुख का अभाव अंत इंद्रियों द्वारा करता है, और सबसे विकट स्थिति तो आपके संवहहीनता की स्थिति होती है जब बातचीत यहाँ 2 आदमी का प्रेम पूर्वक संलापन होता है। वाक शक्ति के अभाव में चुटकुली व्यंग बात कहकर तालियां बटोरी जाती।
आज भी आप देखिएगा व्यंग कोई करता है तो लोग क्या करता है, ताली बजाता है, या आप छोटे मोटे चुटकुल्ला भी सुनते रहिएगा, आपको अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न है, राम रमेवल का क्या अर्थ होता है? केवल बात करना, दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत केवल राम रमेवल कहलाता है। आगे प्रश्न है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। उसने कहा था क्या है, तो कहानी है, और पहली बार 1915 में यह प्रकाशित हुई थी। आगे प्रश्न है, उसने कहा था कहानी आरंभ कहाँ और किस रूप में होती है? लिखेंगे उत्तर, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। लेखक का नाम चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी और पाठ का नाम उसने कहा था। कहानी में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की अमर कथा रचना है। यह कालजयी रचना है जिसमें आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ मान्य है। इस कहानी के आरंभ अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में होता है, जहां बम्बू कांटे वाले के बीच से होकर 12 वर्षीय एक लड़का लहना सिंह 8 वर्षीय एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। दोनों सिख हैं। लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुरमाई मतलब तुम्हारी मंगनी हो गई है क्या? यह सुनकर लड़की कहती है धत कहकर भाग जाती है। वही लड़का बाद में धत कहकर भागने की बजाय यह कहती है कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनकर लड़का हत प्रभत रह जाता है, सन्न हो जाता है। इस प्रकार लड़का अपने हृदय में लड़की के प्रति प्रेम को संजोए रखता है। इसीलिए इस पाठ का नाम उसने कहा था पड़ा। आगे प्रश्न है, कहती हूँ तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाओ जाओ वजीरा से इस कथन के किसकी ओर संकेत करता है? प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कहा था। फिरंगी मैम ने ब्रिटिश, फ्रांस आदि की ओर संकेत करके कहा था। लहना सिंह कौन था? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। पाठ का नाम उसने कहा था, लेखक का नाम चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है। लहना सिंह उसे कहा था नायक है। लहना सिंह जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाला 77 सिख राइफल का जमादार है। सूबेदार और उसका लड़का लड़ाई में क्यों गए? सूबेदार और उसका लड़का जर्मन सैनिक के विरुद्ध लड़ने गए थे। आगे प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति जो पाठ के रचयिता हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? वह किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। ये प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री हैं। आगे प्रश्न है, दलविहीन लोकतंत्र में साम्यवाद में कौन संबंध है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति और लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश जी के अनुसार दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। आप देखिए, चीन में मार्क्सवादी की सरकार है, वहाँ पर आप सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसा है साम्यवाद की ओर बढ़ जाएगा, वैसे ही राज स्टेट का क्षय होते जाएगा और अंत में एक स्टेट सोसाइटी राज्यविहीन समाज कायम होगा। यह वही समाज आवश्यक है जो लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत से लिया गया है। लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण और पाठ का नाम
संपूर्ण क्रांति है। आज़ादी के बाद जो स्वराज मिला है, जेपी उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो आज़ादी के भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो गई। बगैर घूस के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। यह देखकर जेपी की आत्मा रोती थी। भ्रष्टाचार संबंधी जेपी के विचार उचित हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से नष्ट करने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। किरान राज खत्म करना होगा, नौकरशाही को जड़ से हटाना होगा। और आज के नौकरशाही अभी भी अपने को जनता का सेवक कहते हैं, अपने सरकारी कर्मचारी मानते हैं। जो गुलामी के समय उनकी सोच थी वह आज भी है। नौकरशाहों में जनता का सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है। आप अपने क्षेत्र में देखिए, आपका विधायक क्या आपके यहाँ आता है? 5 साल में जीतेगा, लेकिन कभी आपके यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरी है सिर्फ 5 साल, वोट एक बार होता है 5 साल में। उस समय उसे जाति, धर्म, राजनीति सब याद आता है, लेकिन जब वो जीतता है तो आपके पास वो नहीं आता है। आगे प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल हुए नहीं क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। उन्होंने लेनिन से जो सीखा था वह सीखा था। गुलाम देश है, वहाँ जो कम्युनिस्ट है उनको कदापि वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से कोई अलग नहीं रखा जा सकता, चाहे वो लड़ाई का नेतृत्व बर्जुआ क्लास करता हो या पूंजीवादियों के हाथों में उसका नेतृत्व हो। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो यह अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। तो आज हम लोग इंटर का हिंदी जो 100 मार्क का है, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर किए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।